हाँ जी, अब हम चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन मोमेंटम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल की बहुत सारी फॉर्म्स बनेंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड बॉडी को हमने यहां से फेंका ऐसे यू स्पीड के साथ थीटा एंगल बना के, ये ऐसे गई, ऐसे गिरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है। अभी चेंज इन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में करना है इसको, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा है, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, v2 इज फाइनल वेलोसिटी विच इज एट दिस पॉइंट। यहां देख लेते हैं कितनी वेलोसिटी होती है। ये मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होती है, सब बच्चे ध्यान रखेंगे, u cos थीटा। क्योंकि यहाँ पर ना वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, देखो यहाँ दो वेलोसिटीज होती है, एक इस तरफ होती है u cos थीटा, एक अप डायरेक्शन में होती है u sin थीटा। ये जो अप डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है ये बॉडी को ऊपर लेके जाती है, लेकिन साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है उस बॉडी पे, वो नीचे की तरफ लग रहा है, जिस वजह से ये वाला कंपोनेंट धीरे धीरे छोटा होता रहता है। मींस डी एक्सेलेट होती रहती है बॉडी, स्लो डाउन होती रहती है, इसीलिए ये मैक्स हाइट पर पहुंचती है, वहां से फिर वापस मुड़ती है। वापस मुड़ने का यही मतलब है कि इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन है उस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी जब आप हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करोगे। हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पर जो vy है दैट इज जीरो। vy का फॉर्मूला होता है u sin थीटा माइनस gt, है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे t को हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दूं, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पता कितना होता है, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट होता है u sin थीटा बाई g, है ना। टोटल टाइम क्या होता है 2u sin थीटा बाई g, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है, उसका हाफ, 2 नहीं आएगा इसमें, तो g से g कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में माइनस हुए जीरो। तो मींस एट दिस पॉइंट यू मस्ट नो दैट द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो एंड देयर इज ओनली x कंपोनेंट। तो मींस यहां पर बच्चे v2 जो है वो आ गई मेरे पास, मैं यहां लिखूंगा पहले, बाद में वैल्यूज पुट करता हूं। तो जो v2 वेक्टर है फाइनल वेलोसिटी वो आ गई u cos थीटा i कैप। i कैप क्या बता रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन। व्हाट इज v1, v1 मींस इनिशियल वेलोसिटी, वो तो आपको पता है, दैट इज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। इस तरह वेक्टर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो जस्ट यहां पुट कर दो u cos थीटा i कैप माइनस u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। तो ये दोनों कैंसिल होंगे और ये आंसर आ गया, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है जी, इसको डेल्टा वी लिख लेंगे, डेल्टा वी वेक्टर। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो फिर जस्ट आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, ऐसे मोड दो लाइंस लगा दी जाती हैं, और ये जो माइनस जे कैप है ना बच्चे, ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है मुझे कि चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो वो हटा देना जस्ट, तो आपके आंसर आएगा u sin थीटा। तो दिस इज चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। चलो जी, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अभी जो एक्सेलरेशन होता है बच्चे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये तुम्हें पता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, हर बच्चे को पता है। डेल्टा वी आपने निकाल लिया विच इज u sin थीटा। व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज द टाइम फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा, दैट इज योर डेल्टा टी। तो वो टाइम है हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको पता है ना, यहां से लेके यहां तक हमें टी हाफ लगता है, और वो टी हाफ किसके बराबर होता है, u sin थीटा बाय जी। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, देखना कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा, u sin थीटा बाय जी। तो वो g जो है ऊपर चला गया, तो ये कट गया। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन जो हमने निकाला वो g के ही बराबर आ गया, क्यों, क्योंकि हम पहले से मान के चल रहे हैं g इज कांस्टेंट, तो देखो g आ गया। इस बॉडी पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एवरेज भी उतना ही लगेगा, और एवरेज नहीं तो सेम भी उतना ही लगेगा। अगर मतलब वेरी, अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे बोल रहे हो तब भी जी लग रहा है और एवरेज भी जी लग रहा है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट है एवरेज फोर्स।
तो अब एवरेज फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे? देखो सिंपली ये 9th क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो दिस इज एवरेज फोर्स। तो मास इज m ऑफ बॉडी m एंड a इज g। तो mg इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यहां से लेके यहां तक भी mg लगी है ओवरऑल, और अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर भी mg लग रही है। दिस इज एवरेज फोर्स। चेंज इन मोमेंटम, ओके। नाउ लेट अस रिकॉल व्हाट इज मोमेंटम। आपने मोमेंटम पढ़ा हुआ है, p वेक्टर दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज मोमेंटम, है ना? मास इनटू वेलोसिटी। ये होता क्या है मोमेंटम? इट इज द मोशन कंटेन्ड इन बॉडी। एक बॉडी है वो v स्पीड से चल रही है, इमेजिन करो साइकिल है वो v स्पीड से चल रही है, उसका मास इमेजिन करो कितना होगा। वो साइकिल किसी दीवार से जाके टकराई, उसने दीवार को डैमेज किया और खुद वो रुक गई, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम इज मोशन कंटेन्ड इन दैट साइकिल। अब इसकी जगह एक ट्रक इमेजिन करो, सेम स्पीड से ट्रक चल रहा है, जितनी स्पीड से साइकिल चल रहा था अब उतनी स्पीड से एक ट्रक चल रहा है। तो ट्रक का मास कितना ज्यादा होगा? उसका मास इतना ज्यादा होगा उतना ही उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो किसी भी बॉडी में जो मोशन होता है ना, वो डिपेंड करता है दो चीजों पर, उसकी स्पीड पर और उसके मास पर, ठीक है? तो जितना मास ज्यादा होगा उतना बॉडी ज्यादा इंपैक्ट करेगी। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें डेल्टा पी निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो वो आएगा डेल्टा, मास हम बाहर निकाल लेंगे, वो कांस्टेंट है ये। तो जस्ट डेल्टा वी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, डेल्टा पी निकालना है तो m से मल्टीप्लाई कर देना, एम यू साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, हम इसकी बात कर रहे हैं जे का, ठीक है? तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम। तो ये चारों की चारों चीजें हमने फाइंड कर ली, जिनको मैं शेड कर दूं अपने रिजल्ट्स को। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन स्पीड, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज एवरेज फोर्स एंड दिस इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, मैं जस्ट हिंट दूंगा। इस पॉइंट पर जब आ जाती है ना बॉल, तो क्या होता है कि इधर आ जाता है हमारा वेलोसिटी वेक्टर। जो हमारा x कंपोनेंट है u cos थीटा वो सेम रहता है क्योंकि उस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और जो हमारे पास y कंपोनेंट है वो बन जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा। तो इस केस में जो v2 वेक्टर लोगे आप, वो v2 वेक्टर इस पॉइंट पर क्या आएगा, u cos थीटा i कैप, और ये नीचे चला गया ना, ऊपर है y एक्सिस, j कैप ऊपर होता है लेकिन ये उससे ऑपोजिट है तो यहाँ माइनस लगेगा, u sin थीटा j कैप। तो ये है फाइनल वेलोसिटी, ये हमने पहले भी फाइंड करी हुई है फाइनल वेलोसिटी, मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको। तो v1 आपके पास है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। नाउ व्हेन यू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v वेक्टर, v2 माइनस v1, तो ये दोनों कट जाएंगी, कॉस वाली टर्म्स ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो माइनस 2u sin थीटा j कैप। तो जस्ट आपको ये चीज मिल गई, बाकी चीजें आप निकाल लें। स्पीड निकालना है जस्ट मैग्नीट्यूड, मोमेंटम निकालना है मास से मल्टीप्लाई, इन दोनों का आंसर तो सेम आएगा, वो टेंशन मत लो, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। Let us find average acceleration. Average acceleration may be different. Let us check delta v. This is delta v, which is, मैं इसकी स्पीड ले लेता हूं, यहाँ माइनस है ना, वो भी लगा देते, माइनस जे कैप भी लगा देते, ठीक है? यहाँ भी कंप्लीट करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज योर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी देखो कितना है, फुल टाइम ऑफ फ्लाइट, अब यहां से लेके यहां तक का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, वो है 2u sin थीटा बाई जी। फिर से वही हो गया, ये दोनों कट गए और g ऊपर चला गया, माइनस जी जे का। तो वही चीज आ गई, एवरेज एक्सेलरेशन सेम ही लगेगा क्योंकि g जो है दैट इज कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाके जो उसकी स्पीड होती है वो कितनी डिक्रीज होती है, इस अमाउंट से डिक्रीज होती है। तो हमें पता है कि इनिशियल स्पीड जो होती है उसकी, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल वो u होती है, ये इनिशियल स्पीड है। इनिशियल वेलोसिटी जो होती है बच्चे वो u नहीं होती, वो होती है u cos थीटा i कैप, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है ना, फिर u sin थीटा j कैप, है ना? इसी का मैग्नीट्यूड ये होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होती है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो आपको पता है u ही आ जाएगा। तो इनिशियल स्पीड का क्वेश्चन पूछा है ना, स्पीड चेंज का, तो स्पीड से स्टार्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ध्यान में देने वाली। तो इनिशियल स्पीड ये हो गई,
हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो भी आपको पता है, मैंने अभी बताया कि जब ऐसा पाथ होता है यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है और वो होता है u cos थीटा। तो जो फाइनल स्पीड हुई हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर वो आ गई u cos थीटा। हमें बताना है कि डिक्रीज कितनी हुई, तो डिक्रीज इन स्पीड ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है। ये आपको पता होगा cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी आएगी क्योंकि थीटा का एंगल तो कुछ होगा यहाँ पे। तो सिंपली डिक्रीज इन स्पीड निकालना है ना, तो डिक्रीज इन स्पीड के लिए हम u माइनस u cos थीटा कर देते हैं। तो ये भी एक आंसर है, बट हमें उस आंसर को इस फॉर्म में लेके जाना है। ये भी एक आंसर है, u माइनस u cos थीटा इज एक्चुअली डिक्रीज इन स्पीड, इस बात का ध्यान रखना। तो इतनी जो स्पीड डिक्रीज हुई है, हम यहाँ पे ना एक और चीज निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज भी निकाल सकते हैं। मैं साथ साथ वो सारे कॉन्सेप्ट बता दूं जो रिलेटेड है। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पीड कम हुई है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो स्पीड कम हुई है तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम u माइनस u cos थीटा का स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प कर सकता है। डिक्रीज इन स्पीड को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में ना, तो ये वहीं से आया। ओके, एक और चीज बताऊं, जितनी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, उतना ही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये चीजें आपने सब सीखी हुई है कि जब हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है ऐसे ऊपर जाते जाते, और पोटेंशियल इंक्रीज होती है। हाइट h पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, ये आपको पता है ना सारा कुछ। तो यहाँ पर जो हाइट आएगी बच्चे, ये वाली h, ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पता कितना है बॉडी का, पहले वो ग्राउंड पे थी, यहाँ पे थी, अब हाइट h पे है, तो दैट इज mgh। तो ये दोनों इक्वेशंस को भी इक्वेट करके हम काफी कुछ निकाल सकते हैं। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उसकी ड्यू टू ग्रेविटी, उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा ही रियल लाइफ में होता है। तो ये एक अलग से कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गया, मैंने सोचा आपको बता दूं। ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता है। हम इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अब वो दूसरी वाली फॉर्म बनानी है। कैसे बनेगी, u कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 1 माइनस ऐसे ही लिखा, मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस अंदर जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2u साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये थीटा के नीचे 2 है सिर्फ, आगे नहीं है, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला भी बता दूं, ये कहां से आया। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज cos 2 थीटा। और अगर हाँ यहां से हम cos थीटा बनाए तो हाफ एंगल कर देना, इधर भी हाफ कर देना, इधर भी हाफ कर देना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों आपने लर्न कर लेना, ठीक है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये आपने ध्यान से लर्न कर लेना। चलो ठीक है, तो यहां से आया एक्चुअली ना, cos थीटा को हमने पुट कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। चलो ये तो क्वेश्चन सिंपल सा था, इतना सा प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। लेकिन यहां पर क्या करना है, ये डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का फंडा याद रखना, इसमें वेलोसिटी नहीं होती है, स्पीड होती है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए मैंने डिक्रीज इन स्पीड जो थी ये वाली, उसको मैंने यहां पुट कर दिया। तो दिस इज द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एंड दिस इज द इंक्रीज इन इक्वल टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि व्हाट इज द डिक्रीज इन स्पीड फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां तक कोई डिक्रीज नहीं है। अगर यहां आपने u स्पीड से फेंका तो वापस यहाँ पे u स्पीड ही मिलती है। यहां पर इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, तो देयर इज नो डिक्रीज, डिक्रीज इन स्पीड इज 0 इन दोनों पॉइंट्स में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज भी 0, क्योंकि यहां पर अगर u स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर, और यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। यहां पर पोटेंशियल गेन करी थी, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे वापस काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। यही इस मोशन में होता है, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं पहले काइनेटिक धीरे धीरे पोटेंशियल में चेंज होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल पहुंच जाती है फिर वहां पर मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी, फिर जब वो नीचे धीरे धीरे गिरती है तो फिर जो पोटेंशियल है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है।
तो ये तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल 9th क्लास में भी किया हुआ है अगर आपको याद है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो चेंज होती हैं, आपको पता है, अभी हमने इन सब चीजों को डिस्कस कर लिया हुआ है, इसीलिए इसके आंसर्स हैं। सबसे पहले जो वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है ना हर जगह पे, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो वेलोसिटी चेंज होती है। दूसरा चेंज होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, जो क्या होता है, जो होता है वी वाई एंड विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये भी चेंज होता है। और क्या चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने बात करी। और चेंज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज होता है मोमेंटम। तो ये सब चीजें चेंज होती हैं। कौन सी चीजें नहीं चेंज होती, द क्वांटिटीज विच रिमेन सेम, जो कांस्टेंट रहती हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को आप vx बोलते हो, u cos थीटा, वो चेंज नहीं होता। वो हर जगह पे, यहां पर भी बनाएंगे तो u cos थीटा बनेगा, यहां पे बनाएंगे तब भी सेम लेंथ बनेगी u cos थीटा, हर जगह पर वो u cos थीटा ही रहता है, क्योंकि इस तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इस तरफ एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, तो इसलिए वो सेम रहता है। दूसरी चीज सेम रहती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑन बॉडी, क्योंकि वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज जी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहता है। और इसके साथ साथ फोर्स ऑन द बॉडी, फोर्स ऑन बॉडी, ये क्वांटिटीज जो है ये सेम रहती हैं, ये कांस्टेंट रहती हैं। और ये जितनी भी क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं ये सब चेंज होती हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉडी की इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री कितने टाइम के बाद होगी। देखो क्या मतलब है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास ग्राउंड है, यहां से हमने 60 डिग्री के एंगल पर, ये 60 डिग्री का एंगल मान लेते हैं, और 147 मीटर पर सेकंड से, विच इज यू, हमने बॉडी को थ्रो किया। तो जब हमने बॉडी को ऐसे थ्रो किया, ये ऐसे गई और ऐसे जाके ये हमारे पास पहुंच गई, ठीक है। अब हमें बताना है कि देखो जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जा रही है बच्चे, एंगल ऑफ बॉडी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो 45 डिग्री होगा। थोड़ी देर बाद मतलब ये एंगल चेंज हो रहा है ना, देखो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो टेंजेंट इधर ड्रॉ हो जाएगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, हाईएस्ट पॉइंट पर इधर आ जाता है वेलोसिटी वेक्टर, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके। तो यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वर्टिकल वाला, जिसको हम इधर ड्रॉ करते थे, वो 0 हो गया। ऐसे ही नीचे आ जाएंगे तो फिर से ये एंगल जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, नीचे आते आते एंगल इंक्रीज होता है, और यहाँ लास्ट पे ये एंगल पता कितना बनता है, ये वापस उतना ही बनता है। इसका भी हमें प्रूफ करना है, शायद अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि लास्ट में ये एंगल, जितने एंगल से फेंका जाता है 60 डिग्री से, उतने एंगल से बॉडी वापस आ जाती है। ये हमें, ये भी प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो v वेक्टर है ये 45 डिग्री कितने टाइम के बाद हुआ, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम v वेक्टर के एंगल का फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। देखो v वेक्टर क्या होता है बच्चों, v वेक्टर होता है u cos थीटा i कैप, दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच नेवर चेंजेस, प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, दिस इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच डिपेंड्स अपॉन टाइम। जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया था, इस इक्वेशन से हम लिखते हैं इनको ux प्लस axt, इसमें हम ax को 0 पुट करते हैं बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, और ux जो है दैट इज u cos थीटा। तो x कंपोनेंट ऐसे लिखा जाता है, और y कंपोनेंट के लिए बच्चों हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। These are the equations of UAM, uniformly accelerated motion,
यहाँ पे यू वाई की जगह यू साइन थीटा और ए वाई की जगह माइनस जी आ जाता है ना। तो ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको मिला के हम ये वेक्टर बना देते हैं। और जो टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला होता है, टेंजेंट बीटा ये होता है जो हमें ये वाला एंगल देता है, वेलोसिटी वेक्टर का एंगल विद हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ऑफ बीटा, दैट इज ऑलवेज वी वाई बाय वी एक्स। तो y कंपोनेंट हमारे पास है u साइन थीटा माइनस जी टी और x कंपोनेंट है हमारे पास u cos थीटा, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, और इसमें ये गिवन दे रहा है कि ये जो 45 डिग्री एंगल है वो ये वाला बीटा एंगल है। तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, पुट बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहां पुट करेंगे तो बनेगा tan 45 विच इज 1, tan 45 इज 1 एंड 1 इज इक्वल टू, इधर से आ गया u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। तो ये इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, u भी पुट करेंगे 147 cos थीटा मतलब cos 60 इज इक्वल टू 147 साइन 60। देखो थीटा और u हमें गिवन थे, माइनस g की वैल्यू 9.8 और t हमें यहां से निकालना है। तो ये हो जाएगा 147 बाय 2 is equal to 147 root 3 by 2 minus 9.8 t. Now when you solve this equation, आपके पास आंसर आएगा, ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर विल बी 5.49 सेकेंड्स। जस्ट चेक इट कि ये t की वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या फंडा लगाया हमने यहाँ पे, हमने ये फंडा लगाया कि ये जो टेंजेंट बीटा है उसकी वो जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो हमने इसको 45 पुट कर दिया और वहां से टाइम निकाल लिया। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ लेट अस प्रूव दैट कि ये जो फाइनल एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है। उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए उसको प्रूव करना बहुत आसान है। देखिए उसके लिए हमें दोनों वेलोसिटी के फाइनल कंपोनेंट्स चाहिए। वो आपको पता है ना कि यहाँ पे वेलोसिटी का ये जो एक्स कंपोनेंट होता है फाइनल वाला, वो तो u cos थीटा ही रहता है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन, है ना। ये देखो u cos थीटा, लेकिन ये जो डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट होता है ये वाला फाइनल वाला, वो हो जाता है u sin थीटा फाइनली, बट उसकी डायरेक्शन नीचे है तो माइनस साइन इसके साथ लगता है। बट अगर हम बात करें एंगल की कि ये एंगल कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे tan बीटा इज इक्वल टू, अभी बीटा एंगल कौन सा है, हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, ये वाला नहीं है। यहां भी देखो हॉरिजॉन्टल के साथ था, यहां पर भी बीटा जो है हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो वही फॉर्मूला लगेगा वी वाई बाई वी एक्स। बट नाउ वी वाई इज u साइन थीटा एंड वी एक्स इज u cos थीटा। ये माइनस जी टी वाली जो टर्म है ना, ये नहीं आएगी अभी यहाँ पे, क्योंकि इसने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। आप कर सकते हैं सॉल्व कि ये u साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे आया। मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो इस कंपोनेंट में स्मॉल t को टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करना है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी t पे डिपेंड करती है। अगर मैं स्मॉल t को टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करूं, करके दिखाते हैं, मैं पहले भी कर चुका हूं लेकिन फिर भी चलो, माइनस जी 2u साइन थीटा, ये होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो g से g कैंसिल हो गया ना, तो देखो आंसर आया ना माइनस u साइन थीटा। तो यही है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये होता है। तो जस्ट हमें यहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो u से u कट गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा ही आ गया। तो मतलब जो एंगल बीटा है वो थीटा के बराबर है। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि जो फाइनल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है प्रोजेक्टाइल का, वो उतना ही होता है जितना इनिशियल होता है, 60 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा तो 60 डिग्री था, तो हमारे पास एंगल 60 डिग्री आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट किया हमने अभी। देखो ये इसका पाथ होगा, ऐसे ऊपर जाएगी, कहीं से जाके फिर वापस भी आएगी, दैट इज ट्रू। और ये इसका पाथ होगा ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों बॉडीज के पाथ हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों बॉडीज टकराएंगी। ठीक है बच्चे, ये एक्चुअली जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक हाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये जो फर्स्ट बॉडी है, इसने कुछ y डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, फर्स्ट बॉडी का y और सेकंड बॉडी का y, दोनों का y सेम है ना, दोनों का y सेम है व्हेन देयर इज कोलिजन। तो अब इस y की इक्वेशंस लिखनी है हमने दोनों की, और दोनों को इक्वेट कर देना। तो पहली बॉडी u1 वाली बॉडी की y की इक्वेशन, y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a y t स्क्वायर। ठीक है, नाउ फॉर बॉडी 1, अगर हम बॉडी 1 की बात करें तो इसका जो u y है वो इधर होगा, विच इज u साइन थीटा, और इधर होगा u cos थीटा।
वो हमें पता है, अभी हम रिजॉल्व करना जान चुके हैं कैसे करना है कंपोनेंट्स को। तो ऊपर की तरफ u साइन थीटा है, तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा t, दिस इज u y है ना, u y मिल गया मुझे। और इस बॉडी के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड ही लगेगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन फॉर बॉडी 1। फॉर 2 दूसरी बॉडी के लिए बच्चे जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो y कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में ही है, तो उस केस में इक्वेशन में यही यूज कर रहा हूं, बट फॉर सेकंड बॉडी द y कंपोनेंट इज u2, क्योंकि हमने इस बॉडी को इंक्लाइंड नहीं फेंका, ऊपर ही फेंका है, तो जितनी भी इसकी स्पीड थी u2 वो सारी ही y कंपोनेंट है, उसमें से कुछ भी पार्ट x के अलोंग नहीं जा रहा, तो दिस इज कॉल्ड u2। ऐसे भी बोल सकते हैं कि u2 की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये y कंपोनेंट हो गया, तो u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना उसके लिए। अच्छा, यहां पर भी u1 चाहिए क्योंकि हमने उसको u1 से फेंका, तो ये दो इक्वेशंस आ गई, जस्ट इन दोनों को इक्वेट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि कोलिजन होना है ना, तो y डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल शुड बी सेम, तो इसका मतलब इन दोनों को जस्ट आप इक्वेट कर दें। यहां पर भी हमारे पास u2t, ठीक है बच्चों, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, t से t कैंसिल हो गया, एंड व्हाट इज u1 बाई u2, इट इज 1 बाई साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा इज 60 है ना, तो √3/2 होता है, तो आंसर इज 2/√3, तो दिस इज योर आंसर। अगर आप चाहते हैं कि दोनों बॉडीज कोलाइड करें, तो आपकी जो स्पीड्स की रेशो है दैट शुड बी 2/√3, इसके बराबर होनी चाहिए, रेशो ही चाहिए हमें जस्ट, और ये दोनों बॉडीज 100% कोलाइड करेंगी। तो ये कोलिजन का एक क्वेश्चन है, किस तरह से बॉडीज प्रोजेक्टाइल में कोलाइड करती हैं। लेट अस रीड द स्टेटमेंट। कह रहा है कि 1 सेकंड आफ्टर द प्रोजेक्शन a stone moves at an angle 45 degree with horizontal. 2 seconds from the start it traveling horizontally. Find the angle of projection with the horizontal. तो कह रहा है कि हमने एक स्टोन को ऐसे ग्राउंड से फेंका like this with some velocity u, angle theta, तो इस तरह से ये गया, ठीक है। तो कह रहा है कि आफ्टर 1 सेकेंड, जब 1 सेकेंड का टाइम निकल गया, तब ये जो स्टोन था इसका वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वो बोल रहा है, ठीक कह रहा है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल 1 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन, है ना। तो ये जो बी वेक्टर होता है बच्चों, इसका एंगल जो है वो 45 डिग्री है। फिर कह रहा है 2 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट, आफ्टर 2 सेकेंड्स यहां पर आ गया वो, इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करने का मतलब क्या होता है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चला जाता है, वी वेक्टर, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टली चलता है। और आपको पता है कि ये वाली वेलोसिटी सिर्फ u cos थीटा के बराबर होती है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वो 0 हो जाता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस इंफॉर्मेशन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा को फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो बहुत इजी है, हम 2 इक्वेशंस लिखेंगे। वेलोसिटी वाली इक्वेशंस काम आएंगी, क्योंकि ये एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो एंगल जो होता है वो वेलोसिटी वेक्टर का होता है। तो हम पहले लिखेंगे आफ्टर 1 सेकेंड क्या इक्वेशंस बनती हैं। आफ्टर 1 सेकेंड जो फर्स्ट इक्वेशन बनती है एक्स कंपोनेंट की, वो तो ये बनती है, वो u cos थीटा ही रहता है। और वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वैसे मैं पहले फुल स्टेटमेंट लिखता हूं, ये होता है फॉर्मूला u sin थीटा माइनस जी टी, बट इफ t is 1 सेकेंड, तो हम यहां पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी u sin थीटा माइनस जी। तो नाउ वी हैव दीज 2 इक्वेशंस, और हम इसमें पुट करेंगे टेंजेंट बीटा में। तो टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला होता है y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट मतलब u sin थीटा माइनस जी, x कंपोनेंट इज u cos थीटा। और ये टेंजेंट बीटा वो बोल रहा है कि 45 डिग्री है, मतलब यहां मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ये वाला फैक्टर इधर चला जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी u sin थीटा माइनस जी इज इक्वल टू u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो 1 सेकेंड पर मेरे पास आई है। सिमिलरली आफ्टर 2 सेकेंड्स, अगर हम 2 सेकेंड्स की बात करें, तब हमारे पास क्या इक्वेशंस बनती है। तो 2 सेकेंड पे बच्चे आपको पता है कि जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, और जो x कंपोनेंट होता है वो हमेशा u cos थीटा ही रहता है, ठीक है। चलिए अब इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, 2 सेकेंड वाली उसमें अप्लाई कर देंगे। हमारे पास vy का फॉर्मूला क्या होता है, vy का फॉर्मूला होता है
u sin थीटा माइनस जी टी, और हमने अभी यहाँ पे t को 2 पुट करना है, तो vy की इक्वेशन बनेगी u sin थीटा माइनस 2g, और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर है। तो यहाँ से बच्चे हमें u sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी या u की वैल्यू मिल जाएगी। तो u sin थीटा की वैल्यू या u की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो u आ जाएगा 2g अपॉन sin थीटा, दिस इज u, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस u इन इक्वेशन 1। तो पुट इन 1, और 1 वाली इक्वेशन ये है विच इज u की जगह मैं ये पूरा एक्सप्रेशन पुट कर रहा हूं यहाँ पे। टू जी साइन थीटा, ये मैंने u की जगह लिख दिया, इंटू साइन थीटा माइनस जी, फिर u की जगह मैं पुट कर रहा हूं 2g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दिस इज द इक्वेशन। यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2g माइनस जी मेरे पास आ गया g इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज कोटेंजेंट थीटा, तो ये बन गया 2g कोटेंजेंट थीटा। यहाँ भी g से g कैंसिल हो गया, तो कॉट थीटा मेरे पास आ गया, ये 2 नीचे चला गया, 1/2, ये कॉट है, कॉट। और अगर मैंने टेंजेंट थीटा निकालना है तो दैट इज 2, क्योंकि कॉट और कोटेंजेंट दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। तो थीटा का आंसर आ गया tan इनवर्स 2। तो ये थीटा हमें फाइंड करना था विच इज tan इनवर्स 2, ठीक है। तो जो भी डाटा हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, उसकी हम इक्वेशंस बनाते हैं। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, y कंपोनेंट की, क्योंकि y कंपोनेंट वाली इक्वेशन मेरे पास आ रही है, और ये मैंने वहां से फिर टेंजेंट बीटा की इक्वेशन बना ली, ठीक है। वहां से मुझे ये इक्वालिटी मिल गई। फिर मैंने सेकंड वाली कंडीशन लगा दी, वहां से मेरे को u मिल गया, दोनों को हमने सॉल्व करके वहां से थीटा फाइंड कर लिया, ठीक है। शो करना है, शो दैट फॉर a projectile the ratio of maximum height to horizontal range is 1/4 times the tangent of theta with horizontal, ठीक है जी। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो r का फॉर्मूला लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वो कह रहा है कि इन दोनों की रेशियो है ना, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, h को ऊपर रखना है, r को नीचे रखना है। वो कह रहा है कि ये जो रेशियो है इट इज 1/4 टाइम्स टेंजेंट थीटा। तो प्रूव कर देंगे, जस्ट इनको डिवाइड करेंगे एंड यू विल सी। देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g अपॉन r, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो g से g कट गया, u स्क्वायर कट गया। इसको अभी ऊपर वाले को साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं और नीचे वाले को लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी तो याद ही कर लो ना, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा, और एक 2 भी है, एक ये भी 2 है, ये कहां चला गया, ये भी है यहाँ पे, है ना। तो ये बन गया 1/4 साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला अभी आपके सामने आया, ये कभी कभी शॉर्टकट, एज ए शॉर्टकट यूज होता है जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है, और ये हमेशा ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये मान लो आपका पाथ है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का, ये r होता है उसमें और ये h होता है। तो जो h/r है दैट इज ऑलवेज 1/4 tan थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज दिस एंगल। अगर मान लो 60 डिग्री हुआ, ठीक है, तो tan 60
को आप 1/4 से डिवाइड कर दो सिंपली, जो भी इसका आंसर आएगा वो हमेशा h/r के बराबर होता है। तो ये एक रिलेशन जो है इट कैन बी यूज्ड like a formula to solve other problems. Question is, what is the angle of projection for a projectile? हमें फाइंड करना है what is theta, angle of projection for a projectile. इस तरह के प्रोजेक्टाइल का थीटा बताओ, किसका, whose r is n times h. ठीक है, मतलब अगर मान लो r is 2 times h या r is 4 times h, r is any n times h, ये हमें दे दिया, उस केस में हमें थीटा बताना कितना होगा। तो सेम ही क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो हमने यहां लिख देना r is n times h, तो r का फॉर्मूला पुट कर देना u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, n ऐसे ही रहेगा, h का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। सिंपली आपने ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर दिए, तो कुछ नहीं करना, जो कैंसिल होता है काट दो। चलो जी, साइन 2 थीटा हमें पता है 2 साइन थीटा है और साथ में है cos थीटा, और इधर n साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी क्या करना, अभी साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कैंसिल हो गया, cos थीटा नीचे चला जाएगा, यहाँ पर एक 2 था जो मैं हमेशा ही खा जाता हूं, इसको इधर ले आओ, तो 4 cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ आ गया n साइन थीटा, तो n नीचे ले आओ, cos थीटा उधर ले जाओ, तो हमारे पास बन गया tan थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा 4/n, तो थीटा हमेशा क्या होगा, tan इनवर्स 4/n। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉर्मूला यूज हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, इसका भी मतलब समझ लो आप, बहुत सिंपल है। अगर आपको ऐसे दे दिया कुछ हॉरिजॉन्टल रेंज, मान लो 100 दे दिया आपको, और ये जो हाइट है h वो आपको दे दी 50, तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो n आपके पास आ जाएगा 2, है ना, n2 आ जाएगा, तो उसका मतलब है थीटा जो आएगा आपके पास कितना एंगल होना चाहिए उसका, 4/2। ठीक है, तो मतलब tan इनवर्स 2, तो इतने एंगल से फेंका होगा, तभी उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 2 टाइम्स हुई होगी मैक्सिमम हाइट के। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज 2 टाइम्स, मतलब ये अगर r है तो h उसका आधा। ठीक है, तो इस केस में ये वाला जो एंगल थीटा है ये कितना है, दैट इज tan इनवर्स 4/n, और यहाँ पे रिलेशन है कि जो r है दैट इज n टाइम्स h, r बड़ा है n छोटा है। तो ये सारी कहानी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, हाँ जी, तो क्या शो करना है, जैसे कि आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो इस तरह का बनता है, पैराबोलिक पाथ, ऐसा। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। यहाँ पर अगर हम बात करें कि टाइम t1 टाइम था, प्रोजेक्टाइल की हाइट यहाँ है, सिमिलरली आफ्टर सम टाइम थोड़ा आगे चला जाएगा जब ये, तो t2 टाइम पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों टाइम से कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट है बॉडी की दैट इज सेम, है ना, h। ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये कोई भी हाइट हो सकती है। अगर मैं यहाँ 2 पॉइंट ले लेता तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी जो हाइट होती बॉडी की वो सेम होती है h। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइम इंस्टेंट्स व्हेन इट इज एट द सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये हमें प्रूव करना है, और उसके साथ साथ हमें बताना है कि वो जो दोनों जो टाइम इंस्टेंट्स हैं t1 एंड t2, उनका जो सम आएगा अगर हम उनको ऐड कर देंगे तो वो 2u sin थीटा बाय g आए। तो इस तरह के क्वेश्चंस स्कूल्स में पूछे जाते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इट इज वेरी सिंपल। आपने हाइट की बात कर रहा है ना, वो सेम हाइट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। इसमें u y पुट कर देते हैं पहले, u sin थीटा t माइनस हाफ ए वाई इज माइनस जी ना, तो माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने पहले भी यूज किया था ड्यूरिंग द डेरिवेशन टू फाइंड द टाइम ऑफ लाइट। उसमें हमने क्या किया था, y को 0 पुट कर दिया था यहाँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे y को 0 पुट कर देंगे तो हाफ टाइम ऑफ लाइट हमें यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, चलो, लेकिन अभी हमने y को 0 पुट नहीं करना। अभी जो y है बच्चे h के बराबर है। अगर मैं ये वाले 2 पॉइंट्स लूंगा तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू h, तो मैं यहाँ पे y को h पुट करूंगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो ये बनेगा
h इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। इसमें अगर मैं जी टी स्क्वेयर हाफ जी टी स्क्वेयर इस साइड ले आया, माइनस का प्लस हो गया, इस टर्म को भी उधर ले गए हम, u साइन थीटा t, और h तो पहले उधर है तो प्लस h इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हाफ जी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, हाफ जी से डिवाइड करेंगे सारी इक्वेशन को, ताकि हमें सिंपली टी स्क्वायर मिल जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना रहे हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं, तो अगर थ्रो आउट हाफ जी से डिवाइड कर दे तो यहाँ सिंपली टी स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म है हाफ जी से डिवाइड करना है, तो उस केस में 2 ऊपर आ जाएगा बच्चे, साइन थीटा वैसे ही है, जी नीचे चला जाएगा, टी, इसको भी हाफ जी से डिवाइड करना है तो प्लस 2h बाय जी, है ना। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, एंड यू कैन सी दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, है ना, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम, इन टी। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चे, उसके 2 रूट्स होते हैं, आपको पता है इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, तो t1 t2 2 टाइम इंस्टेंट्स हमारे पास आएंगी। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर it will have 2 roots, 2 रूट्स होंगे इसके, और वो दोनों रूट्स जो हैं बच्चे वही है हमारे पास t1, t2। अब हमें उनको फाइंड करना है सो दैट वी कैन फाइंड देयर सम। उनका सम जो होगा 2u sin थीटा बाय g होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस केस में हम a b c पहले लिख लेते हैं ना, लेट अस राइट। देखो a क्या है यहाँ पर, ये होती है ना वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन। दोनों को कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास 1 रहेगा, b हमारे पास रहेगा माइनस 2u साइन थीटा बाय जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। और अगर हम बात करें c की, तो c इज 2h बाय जी, ठीक है। तो रूट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो सिंपली आपने बस वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। जब आप माइनस b पुट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाय जी आएगा फर्स्ट टर्म, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, इसी का स्क्वायर करेंगे तो मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख देता हूँ 2u साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 आ गया, a इज 1 एंड c इज 2h बाय जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। नीचे डिनोमिनेटर में 2a, तो a इज 1 तो सिंपली 2, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम देखो अभी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 रूट्स है, एक प्लस वाला रूट, एक माइनस वाला रूट। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो मेरे पास ये बन गया u साइन थीटा बाय जी, ये 2 इसके नीचे भी चला गया और यहाँ पर भी प्लस माइनस 1 बाय 2, और बाकी ब्रैकेट में हमारे पास नीचे लिख लेते हैं इसको, रुको यहाँ स्पेस कम है फिर, देखिए। तो यहाँ हमने क्या किया, u साइन थीटा बाय जी आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 1 बाय 2, यही वाला फैक्टर, ठीक है। और ब्रैकेट में जो भी हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, हम g, चलो ऐसे लिख लेते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा बाय 2 बाय जी, सॉरी, उसका होल स्क्वायर माइनस 8h बाय जी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनी है बच्चों, ठीक है। एंड दीज आर द 2 रूट्स t1, t2। अब अगर आप t1 प्लस t2 करें तो आप देखेंगे एक बार प्लस की टर्म आएगी, ये पीछे वाली, जब आप प्लस t2 करोगे तो एक बार नेगेटिव टर्म आएगी। तो ये दोनों लास्ट वाली जो टर्म्स हैं बच्चों वो कैंसिल ही हो जानी है, तो आपके पास ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो वो 2u साइन थीटा बाय जी आएगा। लेट अस डू दैट। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, देखो t1 इज u साइन थीटा बाय जी प्लस ये सारा फैक्टर जो भी है, ठीक है। मैं दोबारा से फैक्टर नहीं लिख रहा। सिमिलरली t2 इज u साइन थीटा बाय जी माइनस हाफ, है ना, और ये सारा फैक्टर। व्हेन यू ऐड दीज टू, t1 प्लस t2, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। तो ये होट्स की प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ना हर किसी बुक्स में, जहां कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं पीछे, बुक के पीछे होते हैं, मेन एक्सरसाइज में नहीं होती, लास्ट में एक होट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये समझ आ गया कि भाई इस तरह से आपने y वाली इक्वेशन को क्यों यूज किया, क्योंकि उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करी है, हाइट की बात करी है।
दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने टाइम इंस्टेंट्स निकालनी है, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली टाइम में। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टू गेट द रूट्स। और ये जो मेरे पास फैक्टर आया ना T1 का, ये सारा प्लस वाला, वो यही टाइम है, प्लस वाला टाइम होगा ये बड़ा वाला, ये प्लस वाली इक्वेशन का टाइम होगा, और माइनस वाला टाइम होगा ये छोटा वाला। तो अगर आपको ये टाइम भी फाइंड करने पड़े और वैल्यूज आपके पास सारी गिवन हो, फॉर एग्जांपल हाइट आपको पता हो, थीटा पता हो, यू पता हो, तो आप वो टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है जी। और ये जो टाइम है दोनों ये हाइट पे डिपेंड करते हैं। अगर मान लो हाइट यहाँ पर लेता है, यहाँ पर, तो टाइम उस हिसाब से डिफरेंट आते है ना, T1 उतना ही छोटा आता और T2 उतना ही बड़ा आता। ठीक है, तो वो h पे डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए h आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि शो दैट द मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल as seen from another is a straight line motion। हाँ जी, तो ये अभी हमें शो करना है कि अगर हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, ये हमारे पास ग्राउंड है, यहां से दो बॉडीज फेंकी गई हैं, एक ये ग्रीन वाली बॉल फेंकी गई है, इसने अपना पाथ बनाया ऐसा, ठीक है, जिस मर्जी एंगल पे फेंकी जाए कोई टेंशन नहीं है, जिस मर्जी स्पीड से फेंकी जाए कोई टेंशन नहीं है। ये दूसरी बॉडी है, ये पिंक वाली है, ठीक है, इसको अपने एंगल और अपनी स्पीड से फेंका, ये इसका पाथ बना। ठीक है, अब अगर एक बंदा यहां बैठ जाए, इस बॉल के ऊपर बैठ जाए एक बंदा, और दूसरी बॉल को देखे, दोनों को साइमल्टेनियसली फेंका हमने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर एक पहले गिर जाएगी दूसरी बाद में गिरेगी, तब ये ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन तब नहीं नजर आएगा। मतलब दोनों जो फ्लाइट में है ना, इकट्ठी फ्लाइट में है, एक ही टाइम पर दोनों फ्लाइट के अंदर है। तो अगर आप ग्रीन वाली बॉल से पिंक वाली बॉल को देखोगे तो आपको लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, आपको ये कर्व पाथ नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपका अपना पाथ कर्व है। और अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठ जाए पिंक वाली बॉल पे और ग्रीन वाली को देखे, उसको भी यही लगेगा कि वो जो दूसरी वाली बॉल है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। बेसिकली यहाँ पर जब एज सीन फ्रॉम अनदर लिखा हुआ है ना, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये रिलेटिव पोजीशन का क्वेश्चन है। रिलेटिव पोजीशन फाइंड करनी है हमें, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ई, बॉडी बी, वो हमें फाइंड करनी है। और उसका फॉर्मूला मैंने आपको करवाया रिलेटिव पोजीशन का। अगर हमने पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखनी है ना, तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी x2 माइनस x1, दूसरे की पोजीशन माइनस पहले की पोजीशन, इन वेक्टर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता ही है कि वो जो डिस्टेंसेस है सारे दोनों के सेम ही डायरेक्शन में ही है, तो वेक्टर लगाने का मतलब नहीं बनता। तो रिलेटिव पोजीशन x21 इज x2 माइनस x1, ये हो गई हॉरिजॉन्टल वाली पोजीशन। और वर्टिकल वाली पोजीशन भी रिलेटिव आपने देखनी है कितनी होगी, उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1। तो ये दोनों इक्वेशंस हमने यूज करनी है। तो सबसे पहले है कि भाई ये x2 और x1 कैसे निकाले और y2 और y1 कैसे निकाले। तो उसके लिए हम ये कुछ पैरामीटर्स इस क्वेश्चन में मानेंगे, ये हमें खुद से कंसिडर करने होंगे। ये हमने माना कि u1 स्पीड से गई, θ1 एंगल से फेंकी, दूसरी वाली बॉल जो है इसको u2 स्पीड से फेंका था और इसको θ2 एंगल पे फेंका था। तो ये पैरामीटर्स हमें मिल गए हैं, इनको अभी हमने यूज करना है। तो वी कैन राइट, let us take 2 points, this is for first projectile x1 y1 point, ठीक है, and this is for second projectile x2 y2 point। यही हमने लिखने हैं, ठीक है। और इनको तो लिखना आता है हमें, कैसे लिखना आता है देखो, for first, for body 1, ठीक है। तो बॉडी 1 के लिए we can write horizontal position, हाँ जी, x is equal to u1 cos θ1 t, है ना, ये फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला वहीं से आया है, x is equal to uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, वो सारी कहानी वही है, वहीं से आ गया ये फॉर्मूला। x1 पता लग गया, y1 क्या है, y1 इज u1 sin θ1 t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी हमें पता है। सिमिलरली फॉर सेकंड प्रोजेक्टाइल वी कैन राइट x2 इज इक्वल टू u2 cos θ2 t, टाइम सेम रहेगा, टाइम नहीं चेंज होना चाहिए, मैंने बोला साइमल्टेनियसली चल रहे हैं ये दोनों, तो टाइम दोनों का इकट्ठा चल रहा है। y2 is u2 sin θ2 t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो बच्चों इन चीजों का ध्यान रखना है, t1 t2 नहीं करना कहीं पर भी, क्योंकि टाइम जो है दैट इज ए कॉमन वेरिएबल, वो दोनों प्रोजेक्टाइल कॉमन टाइम शेयर कर रहे हैं,
ठीक है, अब हमें जस्ट ये चीज फाइंड करनी है x21, तो बहुत आसान है, x21 x1 माइनस x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 इंटू t, है ना। तो ये इक्वेशन हमारे पास एक बन गई। सिमिलरली y21 अगर लिखें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दैट इज u2 sin थीटा 2t, t कॉमन ही ले लेते हैं, बाहर ही आ जाएगा t, माइनस u2 sin थीटा 1 एंड t इज कॉमन, और ये वाली दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे। तो ये दो इक्वेशंस बच्चों हमारे पास आ गई। नाउ इफ आई डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, y21 डिवाइड बाय x21, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो t से t कट जाएगा और ये फैक्टर आएगा साथ में। जस्ट आपने ये फैक्टर निकाल के दिखाना है। यहाँ पे 1 है, ठीक है, और t से t कट गया एंड दिस फैक्टर इज कांस्टेंट m। तो हमारे पास इक्वेशन बनी y21 इज इक्वल टू m टाइम्स x21। और जिन बच्चों ने 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी हुई है, तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c वैसे होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए तो c वाला फैक्टर नहीं आया। तो y इज इक्वल टू mx जो है, ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसका मतलब कि एक प्रोजेक्टाइल का पाथ दूसरे प्रोजेक्टाइल से हमें स्ट्रेट लाइन नजर आता है, ठीक है। A boy stands at 78.4 meter from a building and throws a ball which just passes by a window (39.2 meter above the ground. Above the ground, ठीक है। Find the velocity of projection of ball. Find velocity of projection. डायग्राम भी गिवन है इसमें, इस तरह से एक बिल्डिंग है, ये वाला डिस्टेंस दिया गया है 79.4 मीटर, और यहां पर एक विंडो है, उस विंडो की हाइट जो है बच्चों वो दी गई है 39.2 मीटर। यहां से एक बॉल फेंकी गई है और ये बॉल इस तरह इस विंडो से निकल के इस तरफ आ गई है। तो ये डायग्राम भी दिया गया है। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो एक हम देखते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। देखो, जब इस तरह से डाटा गिवन हो ना तो कुछ ट्रिक्स यूज करनी पड़ती हैं। इस केस में आप ये भी बोल सकते हैं कि हमें x, y कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अगर आपको x, y कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें दो चीजें अननोन रहेगी। एक उसमें tan थीटा नहीं पता आपको, दूसरा उसमें u नहीं पता, तो वो आप नहीं निकाल सकते जब तक वो दोनों चीजें, एक चीज हमें कहीं और से निकालनी पड़ेगी, इसका ये मतलब। तो r देखें, r कितना बनता है, r यहाँ पे बन रहा है, ये 79 नहीं है 78 है, r है 78.4 प्लस 78.4। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास r आ जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूं 2 टाइम्स 78.4, और जो h है बच्चे वो है 39.2, है ना। इनकी अगर हम रेशियो निकालें h बाय r करें तो यहाँ पे 39.2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 78.4, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे 2 पे कट रहा है, तो 1/4 आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपके पास आ गई है। और h बाय r बच्चे किसी और चीज के भी बराबर होता है, दैट इज ऑल्सो 1/4 tan थीटा। ये हमने सॉल्व किया हुआ है, h बाय r इज 1/4 tan थीटा। तो 4 से 4 कट गया और tan थीटा आपके पास आ गया 1, तो थीटा इज 45 डिग्री, है ना। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे। तो ये हमें एक चीज मिल गई, थीटा मिल गया। अब हमें u निकालना है और रेंज हमारे पास है,
तो रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। ओके, तो u आपको फाइंड करना है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 इज 1 एंड g इज 9.8 और r इज 2 टाइम्स 78.4 और 9.8 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू u स्क्वायर। तो u आप यहां से जब फाइंड करेंगे इट विल बी 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको दोनों चीजें मिल गई, आपको एंगल भी मिल गया विच इज दिस और आपको u भी मिल गया, मतलब आपको वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी का मतलब यही है कि दोनों चीजें फाइंड करनी होती हैं, स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब दोनों निकल आए तो वेलोसिटी होती है। हाँ जी बच्चों, तो इस एग्जांपल में हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक को एंगल थीटा पर फेंका गया है, दूसरी को 90 डिग्री माइनस थीटा पर फेंका गया है, लाइक दिस। ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बना दिया और दूसरा एंगल जो है वो थोड़ा बड़ा बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये फर्स्ट बॉल लेट अस सपोज ऐसे गिरी, हॉरिजॉन्टल रेंज इसमें सेम आएगी ना, तो ये सेकंड बॉल है, ये ऐसे गिरी, ठीक है। तो r इज सेम, वो आपको पता है कि इन दोनों एंगल्स पे थीटा पे और 90 डिग्री माइनस थीटा पे r जो होती है वो सेम होती है, लेकिन हाइट्स डिफरेंट होती हैं। तो फर्स्ट बॉल की हाइट लेट अस सपोज हमारे पास h1 है और जो सेकंड बॉल है उसकी हाइट जो है वो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक h2 है। और क्वेश्चन में मेंशन्ड है हमें कि दोनों की स्पीड सेम है 39.2 मीटर पर सेकेंड, बट दोनों की हाइट्स का डिफरेंस है, तो हमें ये h1 और h2 को फाइंड करना है। तो बच्चे h2 और h1 में जो रिलेशन है वो ये है कि जो h2 है दैट इज h1 प्लस 50। तो दिस इज वन इक्वेशन जो हमें रिलेशन मिल गई। दूसरी रिलेशन है हमारे पास h1 का फॉर्मूला है, जिसको थीटा एंगल पे फेंका है ना, उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर h1। और h2 जिसको 90 माइनस थीटा पे फेंका, हम यहाँ थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट करेंगे तो वो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, इन दोनों को हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है या इस इक्वेशन में, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी कैन राइट, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ हम लिख सकते हैं h1 प्लस 50 इज इक्वल टू h2 विच इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अब ये दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये वाली मिल गई मुझे, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो आप, ये इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं बच्चों तो देखो हमारे पास h1 की इक्वेशन बनेगी। तो अगर एडिंग 2 and 3 हमारे पास आ गया 2h1 प्लस 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों में से u स्क्वायर बाय 2g कॉमन आएगा ना, u स्क्वायर बाय 2g कॉमन, ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फैक्टर 1 होता है हमारे पास, बाकी ये हमारे पास फैक्टर आ गया। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे हमें u को पुट करना है 39.2 और g को पुट करना है 9.8। तो इक्वेशन बनेगी 2h1 इज इक्वल टू, ये वाला फैक्टर 1 हो जाएगा, ये हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा 78.4, 50 उधर चला जाएगा माइनस 50। इसको सॉल्व करके h1 विल बी 14.2 मीटर एंड h2 विल बी प्लस 50, इसमें 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64.2 मीटर। इस क्वेश्चन में वी हैव ए पार्टिकल which have been thrown with velocity u making an angle theta with vertical। अब फिर से वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है और यहां से एक पार्टिकल फेंका गया विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि एंगल किसके साथ दिया है, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इट just crosses the top of two poles each of height h। So there are two poles, this is pole 1 and there is pole 2, दोनों की हाइट h है, ठीक है। तो ये जस्ट उनको क्रॉस करके निकला आफ्टर 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से यहां फिर यहां ऐसे क्रॉस करके ये गिरी बॉल, ठीक है, यहां पे आ गई ये बॉल। तो यहां पे जब वो क्रॉस करके निकला देन द टाइम वाज 1 सेकेंड, जब यहां पहुंचा देन द टाइम वाज 3 सेकेंड्स। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड वी हैव टू फाइंड दिस हाइट, मैक्सिमम हाइट कैपिटल H। हमें फाइंड करना है कि कैपिटल H यहाँ पे कितना, मैक्सिमम हाइट इस डाटा से हमें फाइंड करनी है।
ठीक है जी। चलिए, तो लेट अस राइट सम इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, इधर आ जाएगा ux विच इज u sin थीटा, अभी इस केस में sin थीटा आएगा इस तरफ, और इधर आ जाएगा uy विच इज u cos थीटा। आप में से कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा कि साइन नीचे क्यों ले रहे हैं, कॉस ऊपर क्यों ले रहे हैं? किसी को बता दो मुझे, मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पे रिजॉल्व करना नहीं पता चल रहा तो आ रहा है सबको? ठीक है, चले फिर आगे चलते हैं। तो ये हमने पहले दोनों वेलोसिटीज लिख ली हैं, लेट अस राइट देम। ये ux है u sin थीटा, uy है u cos थीटा, ax होता है 0 और ay होता है -g। ठीक है, तो दीज आर सम इक्वेशंस। हम y की इक्वेशन को यूज करेंगे क्योंकि अभी h दिया हुआ है। तो फॉर पोल नंबर 1 के लिए y इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। For vertical direction, for vertical displacement, y is equal to uyt plus half ayt square। तो y की जगह h आ गया, यहाँ आ गया u cos थीटा टाइम इज t1 minus half g time is t1 square। This is equation number 1। Similarly for second pole के लिए भी हाइट तो h ही रहेगी, लेकिन uy भी वही रहेगा u cos थीटा, बट अभी टाइम रहेगा t2 minus half g t2 square। This is equation number 2। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब ये दोनों इक्वेशन हमें हाइट h दे रही है, तो इसका मतलब वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। दोनों ही h के बराबर हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो एक आ गया u cos थीटा t1 minus half g t1 square is equal to u cos theta t2 minus half g t2 square। तो इस तरह से रिलेशंस फाइंड करनी होती हैं। अगर ये दोनों ही h हैं तो वी कैन इक्वेट देम, इक्वेट करके हमें बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर t1 भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और t2 भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन बनेगी u cos theta t1 is 1 minus half g, और इधर बनेगी u cos theta, और यहाँ t2 is 3, तो मैं 3 को आगे लिख रहा हूं, माइनस हाफ g और t2 स्क्वायर मीन c का स्क्वायर विच इज 9। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम एक साइड पे ले जाएंगे चीजें, तो माइनस हाफ g यहीं रह गया और उसको उधर से इधर लेके आए तो प्लस हाफ g टाइम्स 9, ये इधर आ गई इक्वेशन। उधर ले गए इसको तो 3u cos थीटा माइनस u cos थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9/2, 9 में से ये गया तो ये आ गया 8g/2 विच इज 4g। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 4g आएगा और यहां पर आएगा 2u cos थीटा। ठीक है, तो ये गया 4, ये यहां पे गया 2g। ठीक है, तो मीन्स u इज इक्वल टू u cos थीटा फाइंड कर लेते हैं। u cos थीटा इज एक्चुअली 2 times g। 2 times g मीन्स ये हो गया 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। g की वैल्यू 9.8 पुट करके मुझे u cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई। नाउ आई वांट मैक्सिमम हाइट h। तो h का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है बच्चों? h का फॉर्मूला इस केस में बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखो h का फॉर्मूला क्या होता है? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g। y कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे u cos थीटा था, तो u cos थीटा हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है, मींस 9.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स 9.8। तो इस फैक्टर को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 19.6 मीटर्स। ठीक है जी, यहां मैं एक लाइन लगा दूं, ये यहां से ऐसे है। ठीक है, तो पहले हमने ये फाइंड कर लिया विच इज u cos थीटा, और फिर हम यहाँ पे आगे हाइट फाइंड करने के लिए, एंड द हाइट इज 19.6 मीटर। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन को दोबारा से, क्या क्या किया हमने। हमें ये पता था कि दोनों हाइट्स इक्वल हैं,
हमने y की इक्वेशन लिखी, उसको लिख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने u cos थीटा फाइंड कर लिया। कभी कभी हमें थीटा अलग से फाइंड करना पड़ सकता है, u अलग से फाइंड करना पड़ सकता है, लेकिन हमें u cos थीटा ही मिल गया इस इक्वेशन में से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि h का फॉर्मूला में हमें सिर्फ u cos थीटा ही रिक्वायर्ड था। तो इसलिए हमने u cos थीटा फाइंड किया और इस इक्वेशन में पुट करके मैक्सिमम हाइट यहाँ पे फाइंड कर ली।